नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त है देश दिन भर का, तो तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बता दें कि राहत आज दी है कोर्ट ने उन लोगों को जो कि नोएडा एक्सटेंशन में अपने आशियाने का सपना देख रहे थे, लेकिन वो सपना पूरा होता दिख नहीं रहा था, लटकता जा रहा था। इसके अलावा ये खबर तो विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा एक और खबर है, गुरदासपुर के हरजीत ने ये दावा किया है कि आईएस ने 39 लोगों को कतार में खड़ा करके गोली मार दी। हालांकि इस पर सुषमा स्वराज ने जवाब दिया है कि हम कैसे उनके दावों पर यकीन कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर है, केजरीवाल सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर लगाम लगाने वाले आम आदमी पार्टी सरकार के सर्कुलर पर रोक लगा दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुंबई में डांस बार में ठुमके लगाते हुए पुलिस अधिकारी की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि मुरादाबाद में एक बेटी क्यों अपनी ही मां की कातिल बन गई। और एक और अहम खबर है जिस पर रहेगी हमारी नजर, जो कि विस्तार से आपको आगे दिखाएंगे। आसाराम सलमान खान से क्यों जादू सीखना चाहते हैं, और ये जादू है कौन सा जो कि आसाराम सीखना चाहते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये तमाम खबरें होंगी हमारे इस बुलेटिन में। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये बार डांस की तस्वीरें हैं। बार में जिस तरीके से डांस हो रहा है उसकी तस्वीरें हैं। पूरे महाराष्ट्र में डांस बार को लेकर पाबंदी है, लेकिन हकीकत इससे उलट नजर आ रही है, क्योंकि मुंबई से सटे थाने में एक पुलिस अधिकारी का लेडीज बार में बार बालाओं के साथ डांस करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आ रहा है। कहने को पाबंदी है डांस बार्स पर, लेकिन किस तरीके से पुलिस वाला यहां पर इस डांस बार में जाकर बार बालाओं के साथ ठुमके लगा रहा है, ये वीडियो वायरल हो गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ठुमके लगाने वाला पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर है, जिसे फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। चलिए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। ये तस्वीरें घोड़बंदर रोड के सी हॉक नामक लेडीज बार की हैं। बार बाला के साथ ठुमके लगाते ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि मुंबई पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर उमेश पाटिल है। देखिए कैसे यह सब इंस्पेक्टर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बार बाला के ताल से ताल मिला रहा है। इतना ही नहीं, पैसे भी लुटा रहा है, मानो इसे किसी की परवाह ही नहीं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जिन पुलिस अधिकारियों पर डांस बार पर नकेल कसने की जिम्मेदारी है, वही पुलिस अवैध तरीके से चल रहे डांस बार में बार बालाओं के साथ खुलेआम डांस कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए यह वीडियो पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंच गया, जिसके बाद उस सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस का कोई भी अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। मुंबई के बाद अगली खबर है तो गुरदासपुर से, लेकिन जुड़ी हुई है आईएसएस से। आपको बता दें कि 40 भारतीय आईएसएस के कब्जे में थे, लेकिन उनमें से 39 भारतीयों को कतार में खड़ा करके उन्हें गोली मार दी गई। दावा किया है गुरदासपुर के हरजीत ने। हालांकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि हम कैसे हरजीत के इस दावे को सही मान लें। ये है हरजीत मसीह। गुरदासपुर का रहने वाला हरजीत इराक में बंधक बनाए गए 40 भारतीयों में से एक है। हरजीत मसीह का दावा है कि वो इराक में आईएस के कब्जे से भागने में कामयाब रहा था। इराक के इरबिल से आतंकी संगठन आईएसआईएस के जरिए अगवा किए गए हरजीत मसीह के भारत लौटने से सनसनी फैल गई है। हरजीत के मुताबिक बंधक बनाए गए 39 भारतीयों में से बहुत कम का ही जिंदा रहना मुमकिन होगा। हरजीत का दावा है कि उसके सामने लाइन में खड़ा कर 39 लोगों को गोली मारी गई। हरजीत मसीह के मुताबिक आईएसआईएस ने किडनैप करने के बाद हमें दूसरे समूह के हवाले कर दिया। बोले ऐसे लाइन में खड़े हो जाओ और जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पैसे और मोबाइल हमें दे दो। हमारे पास जो पैसे थे हमने उनको दे दिए। जो 1-2 महीने की तनख्वाह मिली थी तो हमारे पास थी, तो हमने उसको दे दी और मोबाइल भी उनको दे दिया। तो फिर हम बोले अब नीचे बैठ जाओ। उन्होंने हमें नीचे बिठा दिया। जब नीचे बिठाया और उन्होंने हमारे पीछे खड़े हुआ और हमें शूट कर दिया। जब शूट किया हमें, तो कुछ आदमी इधर थे, कुछ मेरे इधर थे और मैं बीच में था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 39 भारतीय बंधकों पर संसद में बयान दिया है कि हरजीत मसीह की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। सुषमा स्वराज ने कहा कि हमारे पास 8 ऐसे सूत्र हैं जो भारतीयों की हत्या की पुष्टि नहीं करते हैं। पिछले सत्र तक मेरे पास 6 सोर्सेज थे, जिनके माध्यम से ये पता लग रहा था कि वो जिंदा हैं। अब उसमें 2 और जुड़ गए और 8वां सोर्स तो इतना ज्यादा रिलायबल, इतना विश्वसनीय है कि उसकी बात पर ना भरोसा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो सुषमा स्वराज भले ही ये कह रहे हैं कि उनके पास 7 से 8 सोर्सेज हैं और रिलायबल हैं और वह सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि उनकी हत्या नहीं हुई है और साथ ही साथ हरजीत की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन हरजीत ने उल्टा यही कहा है कि वो बिल्कुल सही बोल रहा है, सच बोल रहा है। सर मैं तो यही दुआ करता हूँ जो मैडम बोल रही है तो सच्ची हो, वो आदमी जिंदा हो तो अपने घर आ जाए, मेरा तो यही कहना है। और जो मैंने अपनी आंखों में देखा है मैं तो वही बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है नोएडा एक्सटेंशन में अपना आशियाना बनाने का सपना देखने वाले लोगों से जुड़ी हुई, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है और किसानों को जमीन वापस अब नहीं दी जाएगी, यानी अब अपने आशियाने का सपना कहीं ना कहीं सच होता नजर आ रहा है। पिछले 4 सालों से नोएडा एक्सटेंशन में लगा हुआ ग्रहण हमेशा के लिए खत्म हो गया है। गगनचुंबी इमारतों में अपने आशियाने का सपना देख रहे लोगों की बेचैनी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया है। साल 2000 से 2006 के बीच सरकार की तरफ से इलाकों में 65 गांवों के अधिग्रहण को कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी जिसमें कहा गया था कि जिन किसानों का जमीन अधिग्रहण हुआ है उन्हें 65% अतिरिक्त मुआवजा और 10% विकसित जमीन दी जाए। इसके बदले में बिल्डरों को अलॉट की गई जमीन बरकरार रहेगी। किसानों की दलील थी कि अधिग्रहण रद्द होना चाहिए क्योंकि वो गैर कानूनी था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से पूछा कि जब उन्होंने मुआवजा स्वीकार कर लिया तो जमीन वापस मांगने का औचित्य क्या है। लार्जर बेंच में जाएंगे, किसानों की पंचायत करेंगे बड़ी बड़ी और इकट्ठे होकर तो लार्जर बेंच में अपील करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इसके अगेंस्ट जाएगा। हमारे किसानों के साथ जो आज जो सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी, हमें इस जजमेंट सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा है। नोएडा एक्सटेंशन में इस वक्त करीब 30,000 फ्लैट तैयार हैं और तकरीबन 70,000 फ्लैट निर्माणाधीन हैं। साफ है कोर्ट का ये फैसला खरीदारों और बिल्डरों के लिए राहत देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शालिनी बेहद खुश है। 4 साल बाद उम्मीद जगी है कि जल्द ही उसके आशियाने का सपना पूरा होगा। शालिनी के प्रोफेसर पति ने साल 2011 में गॉडसन से 22 लाख में 2 BHK फ्लैट खरीदा था। EMI भी शुरू हो गई थी। हर महीने 12,000 EMI में कट जाती है। फिलहाल जिस घर में रह रहे थे उसका 15,000 किराया अलग से। इस दोहरी माल ने उनका पूरा बजट ही बिगाड़ दिया है। मुआवजे को लेकर सालों के प्रदर्शन के बाद घर का निर्माण बंद हो गया। साल गुजरते जा रहे हैं लेकिन घर का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बायर्स के लिए तो बहुत बड़ी राहत है क्योंकि 4 साल से हम लोग भी वेट कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट का कब हमें मिलेगा। तो ये फैसला सुन के तो राहत ही है हमारे लिए। तो अभी तो थोड़ा सा राहत की सांस ली है हम लोगों ने, बाकी शायद अगस्त तक या सितंबर तक हमें पोजीशन मिल जाना चाहिए। शालिनी ही नहीं, ऐसे हजारों खरीदार हैं जिनकी पूंजी इस तरह के प्रोजेक्ट में फंसी हुई है। इनसे मिलिए। ये है नोएडा में एक MNC में मैनेजर इशरत। इशरत ने सुपरटेक्स से साल 2010 में घर खरीदा था लेकिन आशियाने का इंतजार लंबा ही खिंचता जा रहा था। इशरत इसे अब तक का सबसे बैड इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है हमारे फेवर में गया है, वैसे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमने 6 साल इसको बड़ा मतलब ईगरली हमने इसको झेला है। दिल्ली सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करता है या फिर आरोप लगाता है और वो गलत साबित होते हैं तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को। जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने केजरीवाल सरकार की तरफ से 6 मई को जारी किए गए सर्कुलर पर स्टे लगा दिया। 6 मई को जारी सर्कुलर पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमों को खुद भी इस आधार पर चुनौती दी है कि ये उनके बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। एक तरफ आप मानहानि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और दूसरी तरफ खुद ही मीडिया के खिलाफ कार्रवाई भी करें। बता दें कि सर्कुलर में कहा गया था कि अगर मुख्यमंत्री, उनके किसी मंत्री या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक खबर चलती है तो अधिकारी उसकी शिकायत करेंगे और बाद में उन पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया जा सकेगा। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। हमें बहुत खुशी है कि इससे हम सब लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता की आजादी होगी। और अजीब सी बात यह है कि केजरीवाल जी खुद उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं जब वो ऑपोजिशन में होते हैं और दूसरों को वो स्वतंत्रता से वंचित रखना चाहते हैं जब वो रूलिंग पार्टी में और चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। हिट एंड रन मामले में आरोपी सलमान खान को फिलहाल कोर्ट से राहत मिली हुई, लेकिन इसको लेकर आए दिन आसाराम अपनी टिप्पणी देते जा रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने सलमान खान पर निशाना साधा है। क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। जेल में बंद आसाराम ने एक बार फिर अभिनेता सलमान खान पर निशाना साधा है।
जब से सलमान को हिट एंड रन केस में जमानत मिली है, आसाराम उन पर बार बार हमले कर रहे हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान जाते हुए आसाराम ने मीडिया से कहा कि सलमान खान न जाने कौन सा जादू जानते हैं जिसकी वजह से उन्हें 20 मिनट में जमानत मिल गई। सलमान ने क्या जादू चला दिया, 20 मिनट भी अंदर नहीं गया, 20 महीने हो गए। हमारा जमानत के लिए स्पेलिंग में कहीं गलती। बाबू आपका जादू नहीं चला, क्या बात? हमारा जादू हमारे लिए नहीं चलता, सलमान से सीखना पड़ेगा। हाईकोर्ट में एक साथ 2 याचिकाएं खारिज होने की निराशा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। रेप के मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट आया आसाराम लंबे समय से जेल में बंद है और कई बार उसकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। गौरतलब है कि 6 मई को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने सलमान को हिट एंड रन में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने फिलहाल सलमान की सजा पर रोक लगा दी है। आर्म्स एक्ट में सलमान खान को जोधपुर सेशन कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि अदालत ने इस केस में 5 गवाहों को दोबारा बयान के लिए बुलाने वाली याचिका खारिज कर दी है। सलमान खान के वकील ने निचली अदालत में याचिका खारिज होने के बाद 4 मई को सेशन कोर्ट में पुनर्विचार अर्जी दी थी, लेकिन यहां भी याचिका खारिज हो गई। दरअसल गवाही हो जाने के बाद भी सलमान खान के वकील केस से जुड़े 5 लोगों से दोबारा जिरह करना चाहते थे। खबर दिल्ली की, जहां पर एक बार फिर से सरेराह 2 लोगों को गोली मार दी गई। मामला प्रॉपर्टी विवाद का सामने आया है। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में गुरुवार सुबह हुई गोलीबारी में मारे गए दोनों लोगों का नाम रामचरण और लखन बताया जा रहा है। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब दोनों लेबर चौक के पास चाय पीने आए थे। मृतकों के परिजनों के मुताबिक रामचरण किसी प्रॉपर्टी विवाद में मुख्य गवाह था और उसे कुछ दिनों पहले ही गवाही से मुकरने के लिए धमकी दी गई थी। रामचरण को 22 मई को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में गवाही देनी थी। ये काफी रहते हैं, 4-5-6 साल से काफी साथ रहती है। अब उनका ये पता नहीं कि मतलब कैसे रहती है कैसे रहती है, हमारे को पता नहीं। ये तो इनको पता होगा, जो रहती है ना उनको पता होगा। इस वारदात के सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस घटना के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि हमलावरों तक पहुंचा जा सके। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे आपको मिलवाएंगे हापुड़ की एक बहादुर बेटी से। अगली खबर की तरफ, कभी कभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, या कहें कि ये सारी चीज़ें फ़ायदे के लिए होती हैं अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। व्हाट्सएप की बात करते हैं, अक्सर आप कहते होंगे, शिकायत करते होंगे कि हमारे दोस्त रिश्तेदार सभी लोग व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, लेकिन एक बहादुर लड़की ने व्हाट्सएप के ज़रिए ही अपने घर में घुसे चोरों को पकड़वाया है। खबर देखिए। हापुड़ के प्रीत विहार में रहने वाली सोनल अपनी बहादुरी और सूझबूझ से लोगों के लिए मिसाल बन गई है। सोनल ने न केवल अपने परिवार की रक्षा की बल्कि बदमाशों को भी पकड़वा दिया। कारोबारी संजय सिंघल के घर मंगलवार रात 9 नकाबपोश बदमाश ग्रिल काटकर घुस गए। सोनल मौका देखकर चुपचाप स्टोर में गई और उसने घर में चोरों के घुसने की सूचना व्हाट्सएप पर कई लोगों को दे दी। जब तक बदमाश लूटपाट करते तब तक परिचित पुलिस लेकर मौके पर पहुंच गए। बदमाशों को जब इसका पता चला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन सोनल अपनी मां के साथ बदमाशों से भिड़ गई। समय पर सूचना मिलने के कारण मौके पर जुटे लोगों और पुलिस ने 9 में से 8 बदमाशों को दबोच लिया, जबकि एक फरार हो गया। हमारे नेबर्स को कॉल किया और मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, मेरे चाचा को कॉल किया मैंने, और इतनी देर में मैंने 100 नंबर पे कॉल करके उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि ऐसे ऐसे हमारे घर पे कोई आ चुका है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 तमंचे, 15 कारतूस, 5 चाकू बरामद किए हैं। पुलिस अब सोनल को इनाम देने की बात कह रही है। जो बहादुर लड़की ने जो बहादुरी का परिचय दिया, कोई पुलिस की तरफ से लड़की को इनाम दिया जाएगा? निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय काम रहा कि उस बच्ची ने जो है कंट्रोल रूम को सूचित किया। अक्सर देखा गया है कि कॉन्वेंट स्कूल को सरकारी स्कूलों से ज़्यादा बेहतर माना जाता है और पेरेंट्स भी ज़्यादातर कॉन्वेंट स्कूल को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन उन्नाव में कॉन्वेंट स्कूल को मात दे रहे हैं सरकारी स्कूल। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के उन्नाव में सरकारी स्कूलों में अनोखी पहल की गई है। सरकारी स्कूलों को भी कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर मॉडर्नाइज करने की तैयारी की जा रही है। सरकारी स्कूलों के छात्रों को फर्राटेदार अंग्रेजी सिखाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। उन्नाव के तेदुआ हिरनकुट्टी विद्यालय के छात्र किसी कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों से कम नहीं है। सरकारी स्कूल के छात्र भी फर्राटे से अंग्रेजी में बात करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं कई और ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां अध्यापकों ने छात्रों को तेज अंग्रेजी बोलने में ट्रेन कर दिया है। हमारे जो रिश्तेदार हैं, रिलेशन है, वो लोग मजाक बनाते हैं कि आप फ्री में पढ़ा रहे हो, आप वहाँ MDM खाने के लिए भेजते हो। क्या लगता है, सोच बदलने की जरूरत है?
सर बिल्कुल, पेरेंट्स की सोच जब तक नहीं बदलेगी, हम टीचर्स क्या कर सकते हैं? घर घर जाते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो हाँ मैडम, जी मैडम करके कहते हैं, लेकिन नतीजा वहीं का वहीं रह जाता। पेरेंट्स भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, टीचर्स भी खुश हैं। फिलहाल खुशी की एक और खबर है चाइना से आ रही। प्रधानमंत्री वहाँ पर दौरे पर है, लेकिन साथ ही साथ पीके वहाँ पर रिलीज हो गए। आमिर खान खूब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं वहाँ पर अपने फैंस के साथ। दिखाते हैं आपको वो तस्वीरें। Krishna